तो फ्रेंड, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में मैथ पैडागोजी सेक्शन। यहाँ से आज आज का जो सेशन होगा इसमें से 2 क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो देखिए कह रहा है कि कौन ऐसा है कि संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि रचनावादी कौन इसमें से नहीं है, ठीक ना। तो आइए हम ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। बी वाला कह रहा है गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। और सी कह रहा है गणित और दूसरे अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। और डी कह रहा है अध्यापक स्वीकारता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए जो गणित होती है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो बताया गया है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। देखिए जो प्राथमिक स्तर पर होगा यह नहीं होगा, ठीक ना। विषय परक नहीं होगा, वह क्या किया जाता है कि विषय परक का मतलब रचनावादी नहीं किया जाता है, ठीक ना। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उसे हम क्या करते हैं, आसानी से सिखाने का, आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं, वहाँ रचना की बात नहीं करते हैं, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है, यही गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा क्या है, लक्षण नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक ना। गणित दूसरा है बी वाला, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जाता है, बात सही है, किया जाता है, ठीक ना। तीसरा है गणित और दूसरे अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ये भी बात सही है। और डी वाला है अध्यापक स्वीकारता है कि दी गई अननोन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक ना। जो अध्यापक द्वारा कोई भी क्रिया करने के लिए दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको विद्यार्थी जो है अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए अब प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के रचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित पूर्णतः विषय परक है। देखिए अभी हम बताए विषय परक, अभी आया था ना, विषय परक का मतलब रचनावादी दृष्टिकोण से मतलब हो जाएगा, रचना से। रचना यहाँ पर नहीं करेंगे प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा है मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये बात तो कुछ हद तक ठीक लग रही है। गणित तत्वों को सीखने के बारे में है, ठीक, ये भी देखते हैं, ये भी तो कुछ सही है, गणित का तथ्यों को सीखती है। और डी वाला है गणितज्ञों की सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तो ये भी बात जरूरी नहीं है कि आविष्कार ही अपेक्षित होना चाहिए, ठीक ना, ये भी हद तक क्या है, कुछ तक है, लेकिन अपेक्षित लिख दिया ना तो इसलिए नहीं होगा, ठीक ना, ये भी गलत। और ये दोनों में सबसे बढ़िया कौन सा है, मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये सबसे बढ़िया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो देखिए त्रिविमीय एक कौन दी है, जीन पियाजे का त्रिविमीय विकास का सिद्धांत है, ठीक ना। इसमें ये बताया है प्रक्षेपित अवस्था में जो बच्चे होते हैं एक ही समय में कई वस्तुओं के बीच स्थानिक संबंधों को समझने लगते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ठीक। बी है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। सी है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना।
और डी है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। तो देखिए इसका जो सबसे बेस्ट होगा आंसर बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोतल क्या एक ही है ना, कई तरीके से उसको समझ रहे। बोतल कहाँ लगाया जाता है, बोतल का जो ढक्कन होता है कहाँ लगाया जाता है, बोतल के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। कह रहा है कि गणित अधिगम, जब गणित सीखा जाता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सही नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन का असर होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये बात तो सही है, ठीक ना, होता है, ठीक ना। सामाजिक आर्थिक की बात होती है ना पृष्ठभूमि पर, समाज में जाते हैं और जैसे सामाजिक आर्थिक का मतलब हो गया समाज में गए, बच्चा जाता है जैसे दुकान पर ही गया तो वहाँ पर कुछ सामान लेगा तो आर्थिक स्थिति की बात आएगी ना, पैसे की। बी वाला विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, तो ये भी बात सही है, इसमें भी गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। सी है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। देखिए उत्कृष्ट नहीं होगा, ठीक ना, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग क्या करें बढ़िया प्रदर्शन गणित में करते हो, ठीक ना, ये स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक ना। और डी है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों का प्रभावशाली असर, ये भी बात तो सही है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, ये नहीं है, ठीक ना। आइए अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। कह रहा है कि समस्या को पहचानना है कि कह रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है, इसका मतलब है कि देखिए मनीष के पास, मेरे पास 6 है, मनीष के पास हमसे 2 अधिक है, तो 2 अधिक का मतलब 6 + 2, तो कितना हो जाएगा 8, उसके पास 8 है, तो इसका मतलब क्या है, व्यकलित जमा हो रहा है, तुलनात्मक जमा हो रहा है, या व्यकलित घटा हो रहा है, या तुलनात्मक घटा। ये घटने वाली बात तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक ना। मनीष के पास पूछा है तो ये सी वाला भी नहीं होगा। देखिए जमा नहीं हो रहा है मतलब तुलना हो रही है, ठीक ना, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। कौन वाला, ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक जमा, क्योंकि तुलना की बात कर रही है, तुलना के बाद भी उसके पास क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ठीक ना। और दूसरा है यह गुणात्मक प्रकृति का है, ये भी बात सही लग रही है, ये बात सही लग रही है, ठीक ना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें गलत हो सकता है। और सी वाला है एक संख्या से अधिक, एक संख्या में अंक की स्थिति इनका मान बताती है, ये भी बात सही है। यह योगात्मक प्रकृति का, ये भी बात सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम 7 देखते हैं। 7 है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया अपनाइए या पहचानिए, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, ये बात पहले ही सही लग रही है, ठीक ना। प्रचुर क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, ठीक ना,
तभी वो समझेंगे यह उद्देश्य नहीं है, तो गलत हो गया, ठीक ना। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति तो पढ़ाई नहीं जाती है, गलत हो जाएगा। प्रारंभ आकृति को स्पष्ट परिभाषा, परिभाषा क्या है, गलत, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। ऑप्शन नंबर 1 है परिकलन की निपुणता की क्षमता। भाई निपुणता वाली बात नहीं है, सूचक कह रहा है, तर्क की बात कर रहा है, तो ये निपुणता से सूचक नहीं होगा, तर्क नहीं हो सकता, ठीक ना। दूसरा है विभिन्न परिस्थिति में सही सूत्रों को स्मरण करने की, यह स्मरण वाला है, याद का होता है, नकारात्मक होता है, ठीक ना। और सी वाला है गणितीय कल्पनाओं की परिभाषा, परिभाषा भी क्या होती है, नकारात्मक होती है पेडागोजी में। और डी वाला है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, ये बात सही है, तर्क की बात। तो इसका सही आंसर बताए हैं क्या होगा, डी वाला, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक 180 सेमी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी तो लंबाई क्या होगी। तो देखिए कह रहा है कि एक आयत है जिसका तार लिया गया 180 सेंटीमीटर का तार लिया गया है, यदि उसकी चौड़ाई बता दिया गया 30 है तो लंबाई कितना होगी। तो आयत का परिमाप, यहाँ परिमाप की बात कर रहा है, आयत का ऐसे क्या हुआ, घेराव किया गया, ठीक ना। तो परिमाप देखते हैं, परिमाप बराबर होता है, इसको हल करते हैं, ठीक। परिमाप बराबर जो होता है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी। L प्लस बी का मतलब समझ रहे हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है कितना, 180, तो 180 कर लेते हैं, और 2 इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगी। और लंबाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 30, ठीक ना। 30 करेंगे तो ये हो जाएगा कट के 90, 90 में 30 घटा देंगे तो आएगा 60। देखिए हमारे पास पेन टाइप रहता तो हम अच्छे से बताते, यहाँ पर जगह नहीं बन पाती है हाथ, ठीक ना। इसलिए प्रयास करिए आप लोग कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम आपको तुरंत पेन टाइप के द्वारा गणित भी इतना बेहतर से सिखाएंगे, गणित ना कि आप लोग सोचेंगे कि गणित क्या है, हवा हवा एकदम लगेगी, हलवा लगेगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 60 है ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा। भाई नहीं, मान लो कोई सही लिख रहा है तो उसमें कह देंगे जाओ उसमें, ऐसा नहीं, गलत। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं। उन्हें उनकी कापियों में सही उत्तर लिख देंगे, नहीं। उन्हें मूर्त पदार्थ में क्या करेंगे, मूर्त पदार्थ से क्या करेंगे, हम विनिमय नियम समझाएंगे। मतलब जो देखी गई वस्तु होती है, दिखा करके वस्तु को, उसको हम समझाएंगे, ठीक ना। ऐसे लेकर के ज़्यादा सामान लेकर के उसको हम बताएंगे कि ये देखियो 1 और 1 2 होता है, तो 40 और प्लस 4 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44, ठीक ना। ऐसे अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। गणित केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, यह धारणा किस समस्या को जन्म देती है। तो देखिए जब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सिर्फ बताई जाएगी तो यह गणितीय भय करेगी, ठीक ना। क्या होगा, गणित में भय होगा। अगर हमको कह दे कि खाली बहुत तेज लड़का ही गणित पढ़ पाएंगे और लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गणित में भय हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अब देखेंगे 12। 12 है निम्न में कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण के सबसे अधिक निकट है। रचनावादी, तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक ज्ञान देता है, बी है छात्र ज्ञान ग्रहण करता है, सी है छात्र अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। ये बात सही है, सी, ठीक ना। क्योंकि छात्र क्या करे, रचना की बात हो रही है ना, तो
अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। गणित कक्षा में यदि शिक्षक समूह कार्य कराता है तो इसका मुख्य उद्देश्य। कराए गणित कक्षा में यदि शिक्षक कार्य समूह कराता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक एवं तार्किक विकास होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में अमूर्त संकल्पनाएं सिखाने के पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को जो सबसे पहले करना चाहिए वह ठोस एवं अर्ध ठोस अनुभव देना चाहिए, ठीक ना। ठोस वस्तु को मतलब दिखाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में बच्चे को वस्तु को दिखाना चाहिए। जब वस्तु दिखेगा तभी बच्चा जल्दी समझेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिरूप, अनुपात, चौपड़ और सममिति। देखिए अनुपात नहीं है, प्राथमिक कक्षा में क्या नहीं पढ़ाया जाता, अनुपात नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। कराए सूत्र को समझाने के लिए या सूत्र का बिना प्रयोग किए, ठीक ना। अध्यापक कैसे बताएगा कि विभिन्न आयामों में आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। पैमाना से, ग्राफ पेपर से, धागा से, टाइल्स के। ये जो बताएगा ग्राफ पेपर से बता सकता है, ठीक, और टाइल्स की सहायता से। तो ये बी और डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, डी में है, ठीक ना। यहाँ पर ए डी है, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर देखेंगे 17। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो कह रहा है प्राथमिक कक्षा में जो गणित की योजना बनाई जा रही है पढ़ाने के लिए उसमें सबसे बेहतर कौन है, कौन बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की रचना करें। बी है क्रियाकलाप को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। ये बात गलत है, प्रश्न नहीं दे सकते, अभी समझाना पड़ेगा ना। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ये भी नहीं। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अवसर देना जरूरी होता है, ठीक ना। अवसर क्या होता है, मान कर चलिए कि अवसर आ गया तो इसका मतलब कि वो सकारात्मक है, ठीक ना। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। निम्न में से गणित में उपलब्धि होने का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए गणित के में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होनी जरूरी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। यह समझाने के लिए -1 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग और कागज की पट्टियों का प्रयोग। तो देखिए कागज की पट्टियों से हम बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20 है एक शिक्षक गणित पढ़ाते समय पहले उदाहरण देता है फिर नियम बताता है, यह किस विधि का उदाहरण है। पहले वो जब उदाहरण देगा फिर नियम बताएगा तो इसका मतलब है कि आगमन विधि होगा। आगमन में विधि में क्या किया जाता है, पहले उदाहरण बताया फिर नियम, और निगमन विधि में पहले नियम, नी से निगमन, ठीक ना, फिर उदाहरण, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं।
यदि कोई छात्र गणित में लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? अगर कोई शिक्षक है अगर लगातार गलती कर रहा है, हाँ, यदि कोई छात्र गणित में लगातार गलती कर रहा है तो शिक्षक क्या करेगा? गलती के कारण का विश्लेषण का पता करेगा, विश्लेषण लगाएगा, ठीक ना। गलती का कारण का पता लगाएगा, तो गलती के कारणों का विश्लेषण करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। गणित में गलत उत्तर अक्सर संकेत करता है कि छात्र ने पढ़ाई नहीं की, छात्र की क्षमता कम, अवधारणा आंशिक रूप से समझी गई और छात्र ध्यान नहीं देता। तो देखिए जो करेगा ना, अवधारणा आंशिक रूप से समझी नहीं गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बार बार गलती कर रहा है तो समझ नहीं पाया है जो समझाया गया है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान किया जाता है? तो देखिए जब सीखने के दौरान कौन सा किया जाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक ना, तुरंत निदान कर देना, ठीक। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 24। गणित में कहानी, खेल और पहेली का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि वो सीखने में क्या बच्चे रोचक ले, रुचि ले, ठीक ना, और अर्थपूर्ण भी बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने को रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। एक अच्छा गणित शिक्षक वह है जो सोचने की प्रक्रिया में महत्व देता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।